we will discuss the first chapter of your class 11th textbook. It's called sets. तो आज हम जो सेट है उसको डिस्कस करेंगे. सेट्स जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप जो चैप्टर्स मान लीजिए रिलेशंस, फंक्शंस, इस तरह के चैप्टर्स करेंगे या फिर और भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर में आप इसका यूज पाएंगे. तो इसलिए हमें इस चैप्टर को अच्छे से समझना है. तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट. तो हम सेट, अगर हमें कहा जाए कि व्हाट इज अ सेट, तो हम सेट को क्या कहेंगे. हम कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं, कॉमन इंग्लिश में, कि सेट क्या होगा. ए ग्रुप ऑफ थिंग्स या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स. तो हम थोड़ा इसको अच्छे से लिखते हैं. अ सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of objects. ऑब्जेक्ट्स कह लीजिए, आप एलिमेंट्स कह लीजिए, जो भी कहिए, मतलब इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जो ऑब्जेक्ट्स है उनका जो कलेक्शन है, वो कलेक्शन जो है, दैट कलेक्शन मस्ट बी वेल डिफाइंड. ठीक है. सो से फॉर एग्जांपल a set of all rivers in India. तो मान लीजिए ये एक सेट हो सकता है कि सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, जितनी भी नदियां इंडिया में बहती है, भारत में बहती है, उनका सेट. तो ये वेल डिफाइंड है. हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि क्या डेफिनेशन है इसकी. वी हैव डिफाइंड दैट इट्स अ कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, मतलब रिवर होनी चाहिए और वो इंडिया में बहने वाली होनी चाहिए. तो ये इसकी डेफिनेशन, ये हमने इसको इस तरह डिफाइन किया है. तो इसमें गंगा कैन बी एन एलिमेंट, यमुना, कैन बी एन एलिमेंट और एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेट, राइट. सिमिलरली Godavari can also be a element of or an object of this set. तो ये सभी जो है एलिमेंट्स है या ऑब्जेक्ट्स है ऑफ दिस सेट. अच्छा, अब मान लीजिए एक नदी लेते हैं, नाइल, या हिंदी में कहेंगे तो नील नदी. इस ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेट, जो इसका जो डेफिनेशन है वो है रिवर्स ऑफ इंडिया. तो नाइल तो रिवर ऑफ इंडिया नहीं है, तो दैट मीन्स इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेट. तो इस तरह जब हम किसी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, इनको हम अगर डिफाइन करते हैं, वेल डिफाइन करके लिखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ सेट. तो एक और एग्जांपल लेते हैं. से सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स का सेट. सी. एक और लेते हैं. You can take anything. Set of all subjects taught in class 11th. तो आपके क्लास 11th में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उसका सेट हो सकता है. It can be anything. अच्छा, अब ध्यान दीजिए, नॉर्मली हम जो सेट है उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. से A is a set of rivers, B is a set of all prime numbers, capital C is a set of all subjects taught in class 11. इस तरह कैपिटल लेटर से हम जो सेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल लेटर से A, B, C, इस तरह स्मॉल लेटर से वी रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स. जो उसको ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इस केस में गंगा है, यमुना है, तो ऑब्जेक्ट्स को हम नॉर्मली ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स, इसको हम नॉर्मली स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि सेट्स को हम नॉर्मली कैपिटल लेटर से लिखते हैं. फॉर एग्जांपल कैपिटल A, B, C, इस तरह हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं.
और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स, उनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी, इस तरह। नॉर्मली अगर मान लीजिए जो एलिमेंट ए है वो इस सेट ए का हिस्सा है, तो हम क्या लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यहां पे ये जो सिंबल है, इट्स अ ग्रीक सिंबल, इसे कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इसका यहां पे मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। मैथमेटिक्स में हम बहुत सारे सिंबल यूज करते हैं लिखने के लिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। तो उसी की तरह यहां पे एक है सिंबल, दिस इज ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब है स्मॉल ए जो है दैट इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए। दिस मींस ए इज एन एलिमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ सेट ए। सेट ए का एलिमेंट या फिर ऑब्जेक्ट है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने सेट्स के डेफिनेशन को जाना, तो आइए अब हम इन एग्जांपल्स को देखते हैं। हम मैथमेटिक्स में इन जो लेटर्स है इनको यूज करते हैं टू डिफाइन दीज सेट्स। व्हाट आर दे? कैपिटल एन फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नॉर्मल नेचुरल नंबर्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं एन इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सिमिलरली जेड for the set of all integers, Q for the set of all rational numbers, R for the set of all real numbers, Z plus set of all positive integers। देखिए Z जो है इंटीजर्स के लिए और Z plus पॉजिटिव इंटीजर्स। सिमिलरली अगर Z माइनस होगा तो Z माइनस set of all negative integers। Then Q plus is set of all positive rational numbers, R plus is set of all positive real numbers। तो इस तरह के सिंबल्स हम नॉर्मली जो मैथमेटिक्स में यूज किए जाते हैं उनको हम सेट में भी यूज करेंगे। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने सेट्स के डेफिनेशन को देखा, तो आगे देखते हैं हम कि सेट को हम किस तरह लिख सकते हैं। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। सेट को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। जो पहला तरीका है, जो फर्स्ट मेथड है, इट्स कॉल्ड रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, ये जो मेथड है ये बहुत ही सिंपल मेथड है, जिसमें आप सिंपली व्हाट वी डू, हम इस तरह के सेकंड ब्रैकेट में सेट को लिखते हैं और उनके जो एलिमेंट्स होते हैं ए बी सी, इस तरह उनको हम विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट, विद द हेल्प ऑफ कॉमा और सेपरेटर उनको हम लिखते हैं। तो इस तरह के जो लिखने का मेथड होता है इट्स कॉल्ड रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। सो लेट्स टेक एग्जांपल। से V इज अ सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो क्या क्या हो सकता है? A E I O U। तो ये जो लिखने का तरीका है, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग अ सेट इन रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, जहां पे वेयर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि आपने जो एलिमेंट्स लिखे हैं ये जरूरी नहीं है कि इनका ऑर्डर इसी तरह होना चाहिए। आप इनको चेंज करके भी लिख सकते हैं। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज E I A U O। इसको जिस तरह भी लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सेट में। दोनों सेट बोथ सेट आर सेम। तो हमने अभी रोस्टर का डेफिनेशन देखा। जो नेक्स्ट मेथड है इट्स कॉल्ड सेट बिल्डर मेथड। पहला था रोस्टर फॉर्म, ये था सेट बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं नॉर्मली? अगेन लेट्स टेक दिस एग्जांपल, कैपिटल V is a set where elements are written like this। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखते हैं इस तरह से,
वहां पे हम नॉर्मली सेकेंड ब्रैकेट के अंदर पे लिखेंगे x, दूसरा x के कॉलम, फिर x। इसका मीनिंग होता है जब हम सेकेंड ब्रैकेट के अंदर पे लिखते हैं दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल x, और इस कॉलम का मतलब होता है सच दैट इस ब्रैकेट का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज, से अगर हम इस एग्जांपल को लेते हैं तो दिस कैन बी रिटन एज x सच दैट x इज vowel of English alphabet. This is set of all x such that x is vowel of English alphabet. तो ये भी एक लिखने का तरीका हो सकता है। तो आप देखिए दोनों फॉर्म को देखिए, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, नाउ दैट वी हैव लर्न टू राइट द सेट्स इन टू फॉर्म्स, दैट इज रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म्स। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहां पे क्या कहा गया, राइट द सेट ए, दिस सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको ये सेट दिया गया है व्हिच इज गिवन टू यू इन रोस्टर फॉर्म। तो आपको कहा गया है कि इसको रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे ध्यान से देखिए, पहली चीज कि ये देखिए 1, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का, 5 का, इस तरह। तो आप इजीली देख सकते हैं दिस इज अ सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। और यहां पे क्या है देखिए, नॉर्मली याद रखिए कि अगर आपका सेट में जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स अगर इंफिनिटी तक जाते हैं तो हम नॉर्मली सेट को हम इस तरह डॉट डॉट से लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो ये आपको रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। यू आर आस्क्ड टू राइट दिस सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो सकता है, ए इज सेट, हम सेकंड ब्रैकेट में लिखते हैं तो मतलब क्या होता है, x इज सेट ऑफ ऑल x सच दैट, कोलन का मतलब होता है सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आपके 1 से शुरू होते हैं अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। सो ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका। इसको चाहे तो हम थोड़ा और ब्रीफली लिख सकते हैं, x is a set of all elements such that x is equal to, हम लेते हैं n square, where n belongs to capital N। हमें पता है कैपिटल N हम नेचुरल नंबर के लिए यूज करते हैं, राइट। सो आप दोनों में से कोई भी लिखेंगे, आपका दोनों आंसर ही करेक्ट है। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में इस रोस्टर फॉर्म को लिखने का तरीका। स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो इससे पहले हमने रोस्टर से हमने सेट बिल्डर में लिखा था, अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो अब हमें उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या है, ए इज सेट ऑफ ऑल x such that x is an integer and x lies between 3 and -7। यहां पे देखिए x is less than equal to 3 है, -3 and x is less than 7। सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए यहां पे लेस देन इक्वल टू है यानी -3 भी इस पर रहेगा।
इंटीजर्स है, इंटीजर मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर हो सकते हैं। तो -3 से स्टार्ट करेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए लेस देन 7 है, यानी 7 नहीं होगा। सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को, इस सेट को लिखने का तरीका क्या है, रोस्टर फॉर्म में ये है। नाउ लेट्स आंसर दिस। x is such that x is a natural number less than 6. Natural number starts from 1. तो हम इसको लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, लेस देन 6 बोला है, यानी 6 नहीं होगा, अप टू 5 होगा। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। सी, इसमें देखिए द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ये आपको लेटर दिया गया है, कहा गया है इसमें जितने भी लेटर है उनका सेट बनाइए। तो याद रखिए रोस्टर फॉर्म में हम नॉर्मली अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो उसको हम 2 बार नहीं लिखते हैं। जैसे इसमें ई जो है वो 2 बार है, टी जो है वो 2 बार है, तो हम यहां पे सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, बी ई टी आर। देखिए रोस्टर फॉर्म में हम यूज करते हैं कॉमा सेपरेट करने के लिए। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में आंसर हो गया। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस बार हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। वी आर गिवन द सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, हमें रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, वी विल हैव टू राइट देम इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए वेरी सिंपल है, 3, 6, 9, 12। ये क्या है, 3, दिस इज 3 into 2, दिस इज 3 into 3, दिस इज 3 into 4। तो उसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। x such that x is equal to 3 into n, where अगर हम थोड़ा छोटा में लिखना चाहे तो where की जगह हम इस तरह लिख सकते हैं, where n lies between 1 and 4। देखिए अब यहाँ पे n की वैल्यू आप पुट कीजिए 1 तो यू विल गेट 3, पुट 2 यू विल गेट 6, पुट 3 9, पुट 4 यू विल गेट 12। सो दिस कैन बी एक्सप्रेस एज दिस। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। नाउ लेट्स टेक द सेकंड केस। दिस इज 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x such that x is equal to 2 to the power n such that n lies between 1 and 5, इंक्लूडिंग 1 और 5, क्योंकि हमने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिया है और यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी 1 और 5 दोनों इंक्लूडेड है। तो दिस इज आवर सेट बिल्डर फॉर्म। लेट्स टेक द थर्ड केस, 1, 4, 9 अप टू 100 तक जा रहा है ये। तो ये क्या है, ये 1 देन 2 का स्क्वायर देन 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 100 means up to 10 का स्क्वायर। सो अगेन दिस सिंपल इसी तरह होगा, x such that x is equal to n स्क्वायर, यहाँ पे 2 to the power n, यहाँ पे n to the power स्क्वायर है, such that n lies between 1 and 10। वेरी सिंपल। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को देखा। आइए अब हम कुछ नए डेफिनेशंस को देखते हैं। तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन है सेट में वो है एम्प्टी सेट। एज द नेम सजेस्ट, एम्प्टी सेट मतलब जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। अ सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एम्प्टी, नल और वॉइड सेट। आप उसको एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, आप उसको नल सेट कह सकते हैं, आप उसको वॉइड सेट कह सकते हैं। नॉर्मली एम्प्टी सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इसको इस तरह भी लिखते हैं, सेकंड ब्रैकेट में ब्लैंक। तो ये 2 तरीके हैं टू राइट इन एम्प्टी सेट। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज A is a set
such that x is such that x lies between 1 and 2 where x is नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 इस तरह अप टू इंफिनिटी तक। तो यहां पे कहा गया कि x इज सेट ऑफ ऑल x सच दैट x लाइज बिटवीन 1 एंड 2 में, यानी x जो है 1 और 2 में है, 1 और 2 नहीं है, 1 और 2 को छोड़ के 1 और 2 के अंदर जो वैल्यूज होंगे उनमें है। ऑब्वियसली इसके अंदर पे जो वैल्यूज है 1 और 2 के बीच में, किसी नंबर लाइन में 1 और 2 के बीच में जो वैल्यूज होंगी वो नेचुरल नंबर्स नहीं होती है। तो यानी दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई नहीं होती है, तो इसका मतलब दिस सेट इज अ नल सेट। तो ये एग्जांपल हो सकता है नल सेट का। नेक्स्ट जो डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। अ सेट व्हिच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। वेरी सिंपल। अगर किसी सेट में जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उनको आप काउंट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग अ वॉइड सेट, वॉइड जो जीरो है, जीरो इज आल्सो काउंटेबल। तो अगर आपको पता हो कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स है तो देन द सेट इज फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज इनफाइनाइट। मतलब अगर आप उसको काउंट ना कर सके उसमें कितने एलिमेंट्स है तो देन इट इज एन इनफाइनाइट सेट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो मान लीजिए एक सेट है इस तरह का 1 2 3 4 5। एक और सेट लेते हैं A B C D E F। एक और सेट लेते हैं सेट ऑफ ऑल men in the world। एक और सेट लेते हैं D, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इन चारों सेट्स को देखिए। जो फर्स्ट सेट है यू कैन काउंट देयर एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, यानी इसमें 5 एलिमेंट है। तो दिस इज अ फाइनाइट सेट विथ 5 एलिमेंट्स। दिस अब इस सेट को देखिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है इसमें। दिस इज आल्सो अ फाइनाइट सेट। सेट ऑफ ऑल men in this world, all men in this world। ये जो नंबर ऑफ ऑल men, जितने पुरुष दुनिया में है उनकी संख्या का उनका एक सेट। तो ये जो सेट होगा इसमें इसका जो एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो बहुत बड़ा होगा, लेकिन फिर भी इट विल बी अ काउंटेबल नंबर, मतलब आप उसको काउंट कर सकते हैं। तो स्टिल इट इज आल्सो अ फाइनाइट सेट। हालांकि बहुत बड़ा नंबर होगा लेकिन फिर भी ये इसको आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन इसको देखिए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा इसको 1 2 3 4 5 सो ऑन। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर नेचुरल नंबर्स इट विल गो अप टू इंफिनिटी। तो अब कितने एलिमेंट होते हैं इस सेट में, वी कैन नॉट काउंट देम, राइट। तो हेंस ये जो सेट है डी जो सेट है दिस इज इनफाइनाइट सेट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्यों? क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स है दे आर इनफाइनाइट इन नंबर। तो वेरी सिंपल, अ फाइनाइट सेट, अ सेट व्हिच इज एम्प्टी। एम्प्टी क्यों? एम्प्टी को भी फाइनाइट क्यों कहेंगे? क्योंकि जो जीरो है दैट इज आल्सो काउंटेबल। अ सेट व्हिच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। यानी अगर आप उसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं जितना भी बड़ा क्यों ना हो, हाँ, अगर आप उसको काउंट कर सकते हैं देन इट इज अ फाइनाइट सेट। अगर आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं तो देन इट इज एन इनफाइनाइट सेट। वेरी सिंपल। नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स हम कब कहेंगे? टू सेट्स A and B आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। यानी दो सेट को हम तब इक्वल कहेंगे जब दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सेम एलिमेंट्स दोनों में हो। तो नॉर्मली जो है हम इक्वल सेट्स, अगर A and B इक्वल है तो हम इस तरह लिखते हैं A इज इक्वल टू B। अगर नॉन इक्वल है, नॉन इक्वल सेट्स के लिए हम क्या लिखते हैं A इज
नॉट इक्वल टू बी। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। लेट ए बी अ सेट 1 2 3 4। ए में ये एलिमेंट है एंड बी में एलिमेंट है 2 4 1 3। देखिए दोनों में सेम एलिमेंट है, इनका ऑर्डर कुछ भी हो, अगर इनका दोनों में अगर सेम एलिमेंट्स है, दोनों में ही है, किसी में भी एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट नहीं है, दोनों में एकदम सेम एलिमेंट्स है, तो देन सेट ए इज सेट टू बी इक्वल टू सेट बी। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने इक्वल सेट्स को डिफाइन किया, तो आइए अब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। ये हमें 5 सेट दिए गए हैं, ए बी सी डी ई। इन पांचों सेटों में से हमको चेक करना है कि कौन से सेट्स है जो इक्वल सेट है, और हमें अपना रीजन भी देना है। तो फर्स्ट लेट्स डिस्कस दिस। ये जो सेट है ए इज इक्वल टू 0, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 0। बी, इसको देखिए, बी इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज ग्रेटर देन 15 एंड x इज लेस देन 5। मतलब जो एलिमेंट है इसमें वो 15 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। तो ये दोनों कंडीशन एक साथ में कभी ट्रू नहीं हो सकती है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक नंबर जो है वो 15 से बड़ा हो लेकिन 5 से छोटा हो। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सेट है इट्स अ नल सेट। तो ये 0 है इसमें एलिमेंट, इसमें नल सेट है। इसको देखते हैं, इसमें देखिए सेट ऑफ ऑल x सच दैट x - 5 इज इक्वल टू 0। तो ये तो सिंपल है, इक्वेशन है। इसमें जो x की वैल्यू है वो क्या है, 5 है। तो इसका मतलब इसमें 0 है, इसमें नल है, इसमें सिर्फ 5 है, एक ही एलिमेंट है। इसको देखिए, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x² इज इक्वल टू 25। इसका मतलब क्या है, इसमें दो एलिमेंट है, 5 एंड -5। इसको देखिए, x is such that x is an element, x is an integral positive root of the equation x² - 2x - 15 is equal to 0। तो इसमें क्या कहा गया, इस जो इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जो पॉजिटिव रूट है सिर्फ वही है, इसकी वैल्यू इसका एलिमेंट है। तो इसको देखिए, x² - 2x - 15, वेरी सिंपल। इसको हम लिख सकते हैं 15 मतलब 5 × 3, यानी इसके रूट क्या होंगे 5 x। इसको लिख सकते हैं x - 5 एंड x + 3। तो इसके जो रूट होंगे वो होंगे 5 एंड -3, राइट। तो इसमें कहा गया है पॉजिटिव रूट लेना है, तो यानी सिर्फ 5 उसका आंसर होगा। तो आइए इसको हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो a इज इक्वल टू 0, तो वेरी सिंपल। b इज इक्वल टू क्या है, 5, नल सेट है। c क्या है, c इज इक्वल टू 5। d क्या है, d में है 5 एंड -5, 5 -5। और e क्या है, ध्यान से देखिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव रूट जो है सिर्फ वो 5 है। तो देखिए हमने सबको हमने रूस्टर फॉर्म में लिखा है। अब देखिए इसमें से इक्वल सेट क्या क्या है, इनको देखिए, इसमें 0 है, इसमें 5 है, तो किसी और में 0 और 5 तो है नहीं, तो यानी ये दो किसी के साथ भी मिलते नहीं है। C को देखिए, C और D E जो है दे आर सेम। D में भी 5 है लेकिन D में -5 भी है, और -5 C में या E में नहीं है, तो दैट मीन्स C और E इज नॉट इक्वल टू D। तो इससे हमें क्या क्या मिलता है, A इज नॉट इक्वल टू ऑल दिस थिंग्स, B C मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, directly we can write that here C is equal to E. Very simple. Students, let's discuss the very important topic of set. It's called subset. तो आइए अब हम सबसेट के बारे में जानते हैं। A set A is said to be a subset of B if every element of A is also an element of B. कहने का मतलब है, अगर दो सेट्स है A और B, तो हम A को B का सबसेट तभी कहेंगे जब A के सारे एलिमेंट्स जो है वो B में
मौजूद हो, वो बी में प्रेजेंट हो। तो हम नॉर्मली इसको लिखते कैसे हैं, हम इसको लिखते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इस तरह हम लिखते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए सबसेट ऑफ बी नहीं है तो कैसे लिखेंगे, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो ये दो तरीके हैं लिखने के। अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है तो मान लीजिए स्मॉल ए अगर एलिमेंट है ऑफ ए, स्मॉल ए दैट बिलोंग्स टू ए, मतलब स्मॉल a is an element of A, then automatically this implies A also belongs to B, obviously क्योंकि B का सबसेट है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए A के एलिमेंट है A B C D और B के एलिमेंट्स है A B C D E। तो देखिए ए के सारे एलिमेंट्स A B C D, सारे एलिमेंट्स A B C D B में मौजूद है, तो हम कह सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B। देखिए यहां पे एक और चीज हमें याद रखनी है, फाइव जो है एम्प्टी सेट, फाइव जो है ये एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइड सेट जिसे कहते हैं, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि हर एक में जो फाइव है वो हर एक में होता है, तो इसका मतलब फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एक चीज है। और दूसरा एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट जो है वो खुद का सबसेट है। सिंपल है, क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट है वो एक ए में मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि ए इज आल्सो सबसेट ऑफ ए, ऑब्वियसली। तो ये भी हमें याद रखना है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड फाइव इज आल्सो अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने सबसेट की डेफिनेशन को देखा, तो अब हम थोड़ा समझते हैं प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं। हम प्रॉपर सबसेट उसे कहेंगे, उस सेट को कहेंगे, मान लीजिए ए और बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो बी जो है उसमें ए के तो सारे एलिमेंट होंगे ऑब्वियसली, लेकिन उसमें ए के एलिमेंट को छोड़ के भी और भी कुछ एलिमेंट होंगे। इसका मतलब क्या है, जो ए विल नॉट बी इक्वल टू बी, यानी ए जो बी जो होगा वो ए से बड़ा होगा। तो मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए ए जो है सेट है ए बी सी डी, और बी जो सेट है वो है ए बी सी डी ई। तो यहां पे देखिए ए में जितने भी एलिमेंट है, बी में वो तो है ही, उसको छोड़ के तो ज्यादा भी है, दैट मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड सी ए इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू बी। तो इस तरह के केस को हम कहेंगे, इन दिस केस ए इज अ प्रॉपर सबसेट, ए जो है इज अ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट के लिए। और यहां पे जो बी जो है, क्योंकि बी में ए से ज्यादा एलिमेंट है, तो इसको हम कहेंगे सुपर सबसेट, इसे कहेंगे हम सुपर सेट कहेंगे, इसे हम सुपर सबसेट नहीं, सुपर सेट, सुपर सेट, और इसे कहेंगे हम प्रॉपर सबसेट। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने सबसेट को डिस्कस किया, तो आइए अब हम एक प्रॉब्लम करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट दिस, यानी आपको ये सेट दिया गया है और आपको कहा गया है इसके सबसेट, जो सबसेट हो सकते हैं पॉसिबल सबसेट्स, उनको लिखिए। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज द सुपर सेट, ये सुपर सेट है और हमें इसके सबसेट बनाने हैं। तो पहली चीज जो है, हमें पता है फाइव जो होता है इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो यानी फाइव उसका सेट होगा। सेकंड क्या है, ये सिंगल एलिमेंट भी सेट हो सकता है। अच्छा, इस तरह के जो सिंगल एलिमेंट होते हैं, इस तरह के सिंगल एलिमेंट्स होते हैं, अगर सिंगल एलिमेंट का कोई सेट होता है तो उसका एक नाम है,
तो उसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट। क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। खैर यहां पे देखते क्या क्या हो सकता है पॉसिबल। 1 2 3 और क्या हो सकता है? दो दो एलिमेंट का भी सेट हो सकता है। 1 2 2 3 3 1 और 3 एलिमेंट का भी हो सकता है। दैट इज क्योंकि हर एक सेट जो होता है इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो 1 2 3 तो कितने एलिमेंट हो सकते हैं? यानी देखिए यहां पे कितने सबसेट बन सकते हैं इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 सबसेट है इसके जो बन सकते हैं। तो ये आपका आंसर है। स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो थोड़ा ध्यान से समझिए इसको। Let A, B, C be 3 sets. If A belongs to B and B is a subset of C, is it true that A is also a subset of C? If not, give an example. अब हम एक चीज जानते थे कि अगर A is a subset of B है तो A के जो एलिमेंट होते हैं वो B में होंगे। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पे एलिमेंट की बात नहीं कहा गया। यहां पे कहा गया कि जो ए सेट है वो पूरा सेट ही बिलोंग करता है बी को। यहां पे देखिए तो हमें व्हाट इज गिवन टू अस? व्हाट इज गिवन टू अस? दैट ए बिलोंग्स टू बी। हमें ये नहीं कहा गया कि ए के एलिमेंट जो है वो दैट बिलोंग्स टू बी। और क्या कहा गया है? और एंड ऑल्सो गिवन दैट B इज अ सबसेट ऑफ C। तो इज इट ट्रू दैट A इज अ सबसेट ऑफ C? A इज अ सबसेट ऑफ C? सो देखिए A जो है वो इट बिलोंग्स टू B एंड B इज सबसेट ऑफ C। तो A इज अ सबसेट ऑफ C, इसका कोई रिलेशन नहीं बनता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? नो। No, it is not. Let's use an example. मान लीजिए A जो है वो हम एक छोटा सा सेट लेते हैं, एक सिंगलटन सेट लेते हैं 1। तो B क्या होगा? क्योंकि B में A है, पूरा सेट है, तो फिर सेट के अंदर सेट लिखेंगे हम इस तरह। और मान लीजिए ये B है, B जो है A से बड़ा है और पूरा A का सेट जो है B के अंदर है। C जो सेट है मान लीजिए, क्योंकि लिखा है कि C इज अ सबसेट ऑफ B, सॉरी B इज अ सबसेट ऑफ C, तो यानी B के सारे एलिमेंट C में होंगे। मान लीजिए C में एक और एलिमेंट है 3। तो अब देखिए फ्रॉम दिस वी कैन से A जो है A बिलोंग्स टू B। देखिए A के अंदर B में भी है, ठीक है। एंड इसमें देखिए B इज अ सबसेट ऑफ C, दैट इज आल्सो ट्रू। यहां तक तो हमने मान लिया है। अब देखिए इज A अ सबसेट ऑफ C? देखिए A जो है वो क्या है? दिस सेट है और B जो है ये सेट है। तो एक C का सबसेट कब होगा? जब A के जो एलिमेंट है वो C में होगा। A का एलिमेंट क्या है? व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ A? A का एलिमेंट क्या है? 1 है। 1 जो है वो क्या इसमें है? नहीं है। देखिए इसमें सेकंड ब्रैकेट में 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन इस तरह नहीं है, इस तरह का 1 नहीं है। तो उसका मतलब क्या है? A इज नॉट अ सबसेट ऑफ C। A का एलिमेंट तो सिर्फ 1 है, लेकिन C में इस तरह का 1 नहीं है। C में क्या है? पूरा सेट वाला 1 है। तो दैट मीन्स A इज नॉट अ सबसेट ऑफ C। तो ये हमने एग्जांपल से समझाया। स्टूडेंट्स, यू आर ऑल अवेयर ऑफ नंबर सिस्टम्स। तो अब आज हम सबसेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको लगा के देखेंगे कि जो रियल नंबर्स के अंडर जो नंबर सिस्टम जो अलग अलग है तो कौन किसका सबसेट होता है।
तो उसको थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा नंबर सिस्टम को फिर से डिस्कस करते हैं। तो जितने भी रियल नंबर्स होते हैं दे कैन बी डिवाइडेड इनटू नेचुरल नंबर्स देन होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं 1 2 3 4 इस तरह अप टू इंफिनिटी तक। होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। यहां पे हमने डिस्कस नहीं किया होल नंबर्स को क्योंकि नेचुरल नंबर और होल नंबर्स एक जैसे ही होंगे। इंटीजर्स जो होता है वो उसको हम z से लिखते हैं और उसमें नेगेटिव नंबर्स नेगेटिव और 0 एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं? सेट ऑफ ऑल x such that x is equal to p by q where p by q belongs to integer and q is not equal to 0। मतलब जहां पे हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं नंबर को और जो q जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी q अगर 0 होगा तो नंबर क्या होगा इन्फिनिटी होगा। इसलिए p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह के जो फॉर्म होते हैं उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। इन सब को छोड़ के जो दूसरे नंबर जो बचे रहते हैं जो रियल वर्ल्ड में है रियल नंबर्स में उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो इरेशनल नंबर्स क्या है? सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to R, x belongs to real number and x does not belongs to rational number। जो रैशनल नंबर नहीं है लेकिन रियल नंबर है। तो ये रियल नंबर के अंदर पे कैटेगरीज है। तो आइए अब हम देखते हैं। ऑब्वियसली जो देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट है तो यहां से हम क्या क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट्स है देखिए यहाँ पे वो सारे जो नंबर्स है वो इंटीजर्स में अवेलेबल है। सो आई कैन राइट n इज अ सबसेट ऑफ z। एक और चीज देखिए जो इंटीजर्स के जितने भी एलिमेंट होंगे वो आपको रैशनल नंबर में आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए से सपोज -3 आई कैन राइट -3 एज -3/1। तो ये क्या है p by q फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या है जो इंटीजर्स होते हैं उनको भी हम रैशनल नंबर में लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज आल्सो अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर q, राइट। एक और चीज देखिए कि q जो है इट इज ऑब्वियसली अ सबसेट ऑफ r। ये सारे जितने भी सिस्टम है सभी ऑल देयर आर रियल नंबर्स। तो इट इज q इज आल्सो अ सबसेट ऑफ r। अब देखिए t जो है t इज आल्सो अ सबसेट ऑफ r, राइट। बट एक और चीज देखिए m इज नॉट अ सबसेट ऑफ t। m जो नेचुरल नंबर्स है वो सबसेट ऑफ t नहीं है, इरेशनल नंबर्स नहीं है। क्यों? इसमें जितने भी नंबर है दे आर ऑल रैशनल नंबर्स। और क्योंकि ये इरेशनल नंबर्स के सेट में नहीं आते हैं तो इसका मतलब n इज नॉट अ सबसेट ऑफ t। तो ये जो इंटरप्रिटेशंस है हम इन सेट्स में से ये इंटरप्रिटेशन हम निकाल सकते हैं। तो ये इसको आपको समझना है स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ R। अभी हम थोड़ा इंटरवल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको हर जगह यूज करना पड़ेगा। आप फंक्शंस, रिलेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कैलकुलस हर एक जगह आप इसका यूज पाएंगे। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। यहां पे पहले हम इंटरवल को समझेंगे और फिर समझेंगे कि इंटरवल जो होते हैं वो किस तरह सबसेट है। तो सबसेट्स इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ R। रियल नंबर्स के सबसेट्स कैसे हैं? लेट a एंड b, मान लीजिए a और b जो है दो एलिमेंट्स है। a एंड b बिलोंग्स टू R एंड a इज लेस देन b। a जो है b से छोटा है। देन सेट ऑफ रियल नंबर्स इज, तो रियल नंबर के सेट होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज है। एक है हम कहते हैं जिसको ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल हम किसे कहते हैं? वो सेट जिसमें a और b को देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा है, जिसमें जो एलिमेंट है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू x
इज विद इन ए एंड बी, यानी जो x की वैल्यू है वो a और b के बीच में है, यानी वो a और b नहीं है, a और b को छोड़ के उसके अंदर जो जितनी भी वैल्यूज हो सकती है, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है वो है, तो इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं। क्लोज इंटरवल किसे कहेंगे? देखिए क्लोज इंटरवल को हम थर्ड ब्रैकेट से लिखते हैं, सो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो x सच दैट x जो है वो a इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, यानी जो x जो है, जो एलिमेंट है वो a और b को इंक्लूड करके उसके अंदर में जितने भी एलिमेंट्स है उनका सेट है ये। तो इसका मतलब क्या है, क्लोज इंटरवल में क्या होगा, a एंड b जो है वो भी इंक्लूडेड है सेट में, और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो भी इंक्लूडेड है। थर्ड जो कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अदर। तो देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट जो केस लिया, इसके अंदर में दो केसेस होते हैं कि एक तरफ से क्लोज है, दूसरी तरफ से ओपन है। तो यहाँ पे देखिए a की तरफ से क्लोज है, इसलिए a की तरफ से थर्ड ब्रैकेट है, b की तरफ है फर्स्ट ब्रैकेट, यानी b की तरफ ओपन है। तो इसको क्या लिखा है, x सच दैट x जो है a इज लेस देन इक्वल टू x एंड b इज एंड देन इज लेस देन b। इसका मतलब क्या है, जो x में a से शुरू होगा और अप टू b तक जाएगा, लेकिन b नहीं है इंक्लूडेड। और इसमें देखिए यहां पे जो है फर्स्ट ब्रैकेट है, यहां पे थर्ड ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या है, ये इस तरफ क्लोज्ड है, इस तरफ ओपन है, यानी x इज लेस देन a बट इज ग्रेटर देन a बट इज लेस देन इक्वल टू b। इसका मतलब क्या है, इसमें वो a से b के अंदर जो भी वैल्यूज है वो सारी है, लेकिन a इंक्लूडेड नहीं है। तो इसको हम किस तरह बोलते हैं, a b इज एन ओपन इंटरवल सच दैट a is included but b is excluded। इसमें क्या कहेंगे, a b is an open interval such that b is included but a is excluded। तो ये है तीन तरह से हम जो इंटरवल को डिफाइन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने डिस्कस किया इंटरवल्स के बारे में, तो उसी को हम थोड़ा नंबर लाइन में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या कहा था कि दो एलिमेंट्स हैं a एंड b which belongs to real number r and a is less than b। a जो है b से छोटा है, तो ऑब्वियसली जो नंबर लाइन में a पहले आएगा, b बाद में आएगा। अगर ओपन इंटरवल है तो हम क्या करेंगे, a और b को नहीं लेंगे, a और b के अंदर जो एलिमेंट्स है उनको हम लेंगे। तो इसलिए देखिए यहां पे हमने इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया है। अगर क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल था, ओपन इंटरवल अगर क्लोज इंटरवल है तो देखिए उसमें a और b जो है वो भी इंक्लूडेड है। इसमें देखिए, इसमें a और b इंक्लूडेड नहीं थे, इसमें a एंड b आर आल्सो इंक्लूडेड, तो ये क्लोज इंटरवल हो गया आपका। एक और था ओपन इन वन एंड एंड क्लोज एट अदर। तो देखिए यहां पे जो a एंड में क्लोज है और b में ओपन है, तो इसमें क्या कहेंगे हम, ओपन इंटरवल with a and excluding b को एक्सक्लूड करेंगे, यानी a को तो लेंगे, b के से पहले का एलिमेंट होगा। अगर ये इस तरह का है कि इस तरफ से ओपन है और इस तरफ b की तरफ क्लोज है, तो क्या होगा, इस तरह आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसका, तो a नहीं होगा लेकिन b आएगा। तो ओपन
इंटरवल with including b but x excluding a। तो ये हमारे 4 इंटरवल के लिखने के तरीके हैं ऑन दी नंबर लाइन। एक और चीज ध्यान दीजिए कि b माइनस ए जो है, इट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ इंटरवल। b minus a is the length of interval for all the 4 cases। तो आपको ये इंटरवल का कॉन्सेप्ट है, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है पावर सेट। पावर सेट किसे कहते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। यानी अगर कोई सेट आपको ए दिया गया है तो उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं उनका जो सेट होगा वो आपका पावर सेट होगा, एंड इट इज डिनोटेड बाय P with A in first bracket। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। लेट A इज इक्वल टू 1 and 2। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 2 एलिमेंट लिए हमने यहाँ पे, 2 एलिमेंट लेते हैं तो इसके कितने सबसेट हो सकते हैं? सबसेट ऑफ ए क्या क्या हो सकता है? 5 हो सकता है। देन एक सिंगलटन हो सकता है 1, then 2 and then the set itself। तो ये पॉसिबल इसके सबसेट है, सबसेट्स ऑफ ए। सबसेट ऑफ ए, ये पॉसिबल सबसेट ऑफ ए है। तो पावर सेट क्या होगा? पावर सेट वो सेट है जिसमें ये सारे सेट होंगे, एलिमेंट नहीं, सेट। तो ये आपका पावर सेट है। पावर सेट में इसके जितने भी सबसेट हो सकते हैं, पॉसिबल सबसेट्स है, उनका जो सेट होगा दैट इज कॉल्ड द पावर सेट। तो आपको पावर सेट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो यहां पे एक और चीज ऑब्जर्व कीजिए, आप ध्यान से देखिए कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4। पावर सेट के एलिमेंट्स कितने हैं? अगर हम लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस तरह हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ए। इस केस में कितने हैं? 4 है। तो यहां पे देखिए, अगर ए जो है उसके एलिमेंट अगर 2 है तो पावर सेट के एलिमेंट 4 है, तो दैट कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर। तो आप देखेंगे इन जनरल कि अगर इफ ए हैज से सपोज m एलिमेंट्स है, m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, देन उसका जो पावर सेट होगा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 2 टू द पावर m होंगे, 2 टू द पावर m। जैसे यहां पे 2 है तो यहां पे 2 टू द पावर 2 यानी 4, 4 इसके एलिमेंट्स थे। अगर उसके m एलिमेंट्स होंगे तो पावर सेट में टोटल 2 टू द पावर m एलिमेंट्स होंगे। स्टूडेंट्स, अब हम यूनिवर्सल सेट को डिस्कस करते हैं। यूनिवर्सल सेट हम किसे कहते हैं? नाम से पता चल रहा है, यूनिवर्सल मतलब जो काफी विशाल होगा, काफी बड़ा होगा, जो विच विल कंप्राइज ऑफ एवरीथिंग। तो हम नॉर्मली जिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, अगर जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे होते हैं या जिस कॉन्टेक्स्ट में हम जो भी डिस्कशन कर रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो बेसिक सेट होता है, उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए
हम बात कर रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स की या फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की, तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये ऑल ये सभी क्या है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स के सबसेट्स है। ये सभी रियल नंबर्स के सबसेट है। तो इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि जो रियल नंबर का जो सेट है, जो बेसिक सेट है रियल नंबर का, वो यूनिवर्सल सेट है इस केस में। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए पॉपुलेशन स्टडी हो रही है, एक पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर ट्राइब में या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में। तो ये जो ट्राइब या पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन स्टडीज हो रही है, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ होल पॉपुलेशन ऑफ होल वर्ल्ड अगर बेसिक सेट है आपका, तो उसके कॉन्सेप्ट में पॉपुलेशन स्टडी जो पर्टिकुलर किसी ग्रुप का कर रहे हैं, तो वो दैट विल बी अ सबसेट ऑफ दिस। तो ये जो पॉपुलेशन ऑफ होल वर्ल्ड है, तो इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में दिस इज द यूनिवर्सल सेट। जैसे कि ये रियल नंबर जो है, इन इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स इनके केस में वाज द यूनिवर्सल सेट। तो नॉर्मली हम यूनिवर्सल सेट को हम U से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय U, डिनोटेड बाय U। और इसके जो सबसेट होते हैं उनको हम नॉर्मली A B C जैसे हम नॉर्मल करते हैं, इनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो डिस्कस किया उसी के बेसिस पे हम कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमने लिया है, हाउ मेनी एलिमेंट्स PA हैज इफ A इज इक्वल टू 5। मतलब अगर आपको एक सेट दिया गया है A which is equal to a null set or empty set or a void set, तो अगर A is equal to 5 है, तो जो आपका पावर सेट है उसमें कितने एलिमेंट होंगे? हमें पता है पावर सेट में क्या क्या होते हैं। पावर सेट में नॉर्मली 5 और अदर एलिमेंट्स होते हैं। क्योंकि यहाँ पे अदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे 5 ही है, तो इसका मतलब क्या है, दिस विल हैव वन एलिमेंट। ये आपका आंसर होगा। PA विल हैव पावर जो सेट है, पावर सेट में एक एलिमेंट होगा। इसको आप उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, n ऑफ PA इज इक्वल टू 2 टू द पावर, यहाँ पे क्या है, n क्या है, 0 है, 0 2 टू द पावर 0 यानी 1। तो आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, वेरी सिंपल। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। तो ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसे आपने ब्रैकेट में जो उस फॉर्म में लिखना है। तो वेरी सिंपल है। ये क्या है, देखिए इस तरफ आपका x जो है ओपन है, इस तरफ क्लोज्ड है। तो मैं इसका आंसर को यहां पे लिख रहा हूं। तो दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस 4,6। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इस इंटरवल को वी कैन एक्सप्रेस दिस। देखिए बोथ साइड में ओपन है, तो -12 से लेके अप टू -10 तक दोनों साइड ही है आपके ओपन है। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्लोज्ड है, ये ओपन है। तो 0 से 7 तक दिस इज क्लोज, दिस साइड इज ओपन, यानी 0 इंक्लूडेड है, 7 इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट, दिस इज एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड इंटरवल। इसमें 3 और 4 दोनों ही इंक्लूडेड है। तो ये आपका आंसर हो गया, वेरी सिंपल। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हमें दिया गया है इंटरवल्स, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो वेरी सिंपल, x is set
such that x belongs to real number and यहां पे देखिए ओपन है तो यानी -3 से 0 तक। इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 0, यानी ये जो दोनों वैल्यूज है ये इंक्लूडेड नहीं है। इसको देखते हैं, इसे क्लोज्ड, देखिए क्लोज इंटरवल का केस है। सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to real number and 6 से लेके 12 के बीच में है। दिस इज one sided open and other side closed. Set of all x such that x belongs to R and यहाँ पे 6 ये ग्रेटर क्लोज है, इस तरफ हम ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करेंगे। नेक्स्ट केस, इस तरफ क्लोज्ड है, इस तरफ ओपन है। So this is your solution. Students, now let's take this question. Given the sets A, B and C, which of the following may be considered as universal sets for all three sets A, B, C? ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि अगर ये A सेट है, ये B है और ये C सेट है, तो इनमें से कौन सा सेट है जो इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में बेसिक सेट है जो आपका यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो लेट्स चेक दिस फर्स्ट, इसको चेक करके देखते हैं। इसमें देखिए 135 है, 246 भी है, 0468 नहीं है, तो इसका मतलब है ये नहीं हो सकता, दिस इज नॉट यूनिवर्सल सेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज 3 सेट्स। 5 देखिए 5 भी नहीं होगा ऑब्वियसली। अच्छा, अब यहां पे देखिए ये एक सेट है और ये एक सेट है, इसमें देखिए सारे एलिमेंट है, ध्यान से देखिए एक्सेप्ट 0, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। और इसमें देखिए सारे एलिमेंट है, इसके जो एलिमेंट्स है वो सभी है, बी के भी है, सी के भी है, इन एडिशन इसमें 9 एंड 10 और एक्स्ट्रा एलिमेंट दिए गए हैं, हो सकता है वो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस मीन्स this can be our universal set in the context of A, B, C. This can be our universal set. तो ये आपका आंसर होगा। सो इसके साथ ही हम ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वीडियो सीरीज का, इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं। जितना भी हमने डिस्कस किया है उससे हम आशा करते हैं कि आप एक्सरसाइज 1.3 तक जितने भी सवाल दिए गए उनको आप इजीली कर पाएंगे।